Welcome you all. Himachal Pradesh GK test series, solve test series question paper. So first question is, which agency withdrew Ambassador of Conscience Award from Aung Suu Kyi on the issue of atrocities on Rohingyas? Which agency, देखिए एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियस अवार्ड किसके द्वारा दिया गया था? आंग सू की के द्वारा ऑन द इशू ऑफ एट्रोसिटी, जो रोहिंग्यास पर अत्याचार हो रहे थे उनके द्वारा अवार्ड दिया जा रहा था। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट कि एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियस अवार्ड जो किसके द्वारा दिया जाता है, इट इज़ गिवन बाय एमनेस्टी इंटरनेशनल। स्पेशली इट इज़ ए मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड स्पेशली इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? आंग सू की। आंग सू की कौन है? आपकी स्टेट काउंसलर ऑफ म्यांमार। शी इज़ ऑल्सो नोबेल लॉरेट्स एंड सोशल एक्टिविस्ट एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। तो ये किसको मिला था? हमारा ये मिला था एमनेस्टी इंटरनेशनल को। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे? एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है आपका लंदन। कहाँ पे? लंदन में, यूके में। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1861 पे हुई थी और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? लंदन पे है। तो द ऑप्शन डी इज द एक्यूरेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू विच कंट्री डज नादिया मुराद हु शेयर्ड द 2018 नोबेल प्राइज फॉर पीस बिलोंग? The right answer is first option is Iran, second is Iraq, and C is Afghanistan, D is Kuwait. The right answer is Iraq. We all know that Nadia Murad belongs to Iraq. नादिया मुराद कौन थी? नादिया मुराद इज़ ऑल्सो ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। और जो इसके ऊपर जब ये बचपन में जब छोटी थी, इसके ऊपर जो अत्याचार हुए थे, एट्रोसिटीज़ हुई थी, और उसके बाद टेररिज्म ने इसको किडनैप किया था, उसको स्लेव बनाया हुआ था। तो जैसे कैसे छुट के इन्होंने नादिया इनिशिएटिव की शुरुआत की थी, है ना। नादिया इनिशिएटिव जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की, ह्यूमन राइट्स जहाँ जहाँ जितने भी आपके जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, टेररिज्म एक्टिविटीज़ होती है, ह्यूमन राइट्स जिस एक्टिविटीज़ जितनी भी होती है, वहाँ पे जो नादिया इनिशिएटिव्स अपने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है। तो 2018 में इनको नोबेल लॉरेट से नवाजा गया था। शी बिलोंग्स टू इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड प्रेसिडेंट लिंकन, अब्राहम लिंकन, गिव हिज फेमस एड्रेस एट द एंड ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर इन 1863? ऑप्शंस आर वाशिंगटन, सेकंड ऑप्शन इज मोंटगोमेरी, सी बॉस्टन, डी गिट्सबर्ग। तो सबसे पहले समझते हैं कि अब्राहम लिंकन जो एड्रेस अपना जो फेमस एड्रेस दिया था, कहाँ पे दिया था? वह सिविल वार, जो पहले समझते हैं सिविल वार, जो अमेरिकन सिविल वार हुआ था, ये आपका 1861 से 1865 के बीच में अमेरिका में बहुत ही खतरनाक एक वॉर हुई थी, नॉर्दर्न अमेरिका और साउदर्न अमेरिका के बीच में, है ना। जो नॉर्दर्न अमेरिका एक्चुअली क्या हुआ था, जो नॉर्दर्न अमेरिका जो काफ़ी जो क्या था, संपन्न था, और जो साउदर्न अमेरिका में जो काफ़ी लोग जो खेतीबाड़ी, मजदूर, इस तरह स्लेव डायनेस्टी, स्लेवरी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, नॉट डायनेस्टी सॉरी। तो आपका जो अपना 5 मार्च 1861 को जब हमारे अब्राहम लिंकन जी वहाँ के प्रेसिडेंट बने, जैसे कैसे वो वहाँ के प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने वो चाहते थे कि पूरे अमेरिका से जो स्लेवरी जो ख़त्म हो, जो भी दास प्रथा है, मजदूरी प्रथा है, जिस तरह से बंदी बनाया जाता था मजदूरों को, है ना, वो गुलामी जो ख़त्म हो एक तरह से, वो ये चाहते थे। लेकिन जो नॉर्दर्न अमेरिका और साउथर्न अमेरिका में यूनिटी बिल्कुल भी नहीं थी। वो इसलिए नहीं थी, नॉर्दर्न अमेरिका वाले काफ़ी मतलब एक तरह से संपन्न लोग यहाँ पे रहते थे, तो वो चाहते थे कि जो साउदर्न अमेरिका में जो स्लेवरी ज़्यादातर पनपी आपकी साउदर्न अमेरिका से, साउदर्न अमेरिका में जो बड़े व्यापारी और बड़े जो किसान क्या करते थे, ढेर सारे जितने भी आपके काले लोग आपके जितने भी है ना, अफ्रीका से ढेर सारे भर के लेके आते थे जहाज़ों में, शिपों, उनका एक तरह से व्यापार करते थे, भेड़ बकरियों की तरह उनके साथ ट्रीट करते थे। वो सारे आपके जैसे पुर्तगाल से बड़े बड़े व्यापारी, अपने स्पेन से, ब्रिटेन से बड़े बड़े व्यापारी आते थे और उनको हवाई जहाज़ों में भेज के आपके साउदर्न अमेरिका भेजते थे। और वहाँ पर जो बड़े बड़े व्यापारी जो क्या करते थे, उस टाइम कपास की खेती हो रही, कपास की खेती हो रही थी वहाँ पे, तो उनको बहुत सारी मात्रा में उस तरह के जो आपके ये हमारे जो दास चाहिए थे वहाँ पे मजदूर काम करने के, तो उस तरह वहाँ भेजते थे। तो नॉर्दर्न अमेरिका बिल्कुल इनके खिलाफ थे। जो अपने हमारे अब्राहम लिंकन जी थे वो भी इसके खिलाफ थे कि स्लेव डायनेस्टी का अंत हो।
लेकिन जो सॉदर्न अमेरिका वालों को जो पता चला कि अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं या उन्होंने इलेक्शन जीत लिया है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूनाइटेड नेशन से अलग होने का एक रास्ता चुन लिया कि हम यूनाइटेड नेशन से अलग होना चाहते हैं। तो उन्होंने कॉन्फेडरेट स्टेट की जो क्या कर दी, एक स्थापना कर दी। 7 स्टेट्स कॉन्फेडरेट स्टेट में क्या होगी, शामिल होगी, और जिनके जेफरसन डेविस उनके प्रेसिडेंट बन गए। उन्होंने अलग से स्टेट बना दी, और अब्राहम लिंकन बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि यूनाइटेड नेशन से अलग हो जाए, और उनकी पूरी यूनाइटेड स्टेट की जो है यूनिटी एक तरह से खतरे में आ गई। तो जब आपके सारे के सारे जो सॉदर्न जिन्होंने 7 स्टेट्स ने अलग से कॉन्फेडरेट स्टेट बनाई, जितने भी उसमें स्लेवरी डायनेस्टी को जो बढ़ावा देते थे कि वहाँ पे जो गुलाम है, जो लोग वैसे गुलाम रहे, हमारे अंडर रहे, जो बड़े व्यापारी और बड़े किसान चाहते थे। लेकिन नॉर्दर्न अमेरिका वाले कुछ एक लोग उनको बचाने की कोशिश करते थे, उनको साउदर्न अमेरिका से भगाने की कोशिश करते थे। आप इंग्लैंड, आप कनाडा जाइए, आप और कंट्री में जाइए। तो लेकिन जो 7 स्टेट्स बना के उन्होंने अलग से कॉन्फेडरेट स्टेट बनाई, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने 12 अप्रैल 1861 को साउथ कैरोलिना जो स्टेट थी इनकी, आपकी कॉन्फेडरेट स्टेट वालों की, इन्होंने फोर्थ सेमेस्टर में सबसे पहले भारी बमबारी की नॉर्दर्न अमेरिका में भारी बमबारी की, और वहीं से युद्ध छिड़ गया आपका अमेरिकन सिविल वार। तो अमेरिकन सिविल वार ये इतना भयानक वार था कि इसमें कम से कम आप समझो 6 लाख से 10 लाख लोग इसमें मारे गए थे अमेरिकन सिविल वार में, जब हमारे अब्राहम लिंकन जी उसके बाद प्रेसिडेंट बने थे। लेकिन जब 1863 में आपका जो अब्राहम लिंकन ने क्या दी, एक फेमस स्पीच दी, गेटिसबर्ग में दी, कि अब जो है स्लेवरी डायनेस्टी पूरी तरह से अमेरिका में ख़त्म की जाती है। जैसे से सिविल वार का अंत हुआ, तो जितने भी हमारे सॉदर्न अमेरिका में जो भी स्लेव्स है, मजदूर है, जो भी काले लोग हैं, कम से कम 1 से 1.5 लाख लोगों को मिलिट्री में शामिल किया जाता है। तो उन्होंने उनको सबको अमेरिकन मिलिट्री में शामिल किया, और पूरे अमेरिका से स्लेव डायनेस्टी का, स्लेवरी का जो भी आपकी वहाँ पे दास प्रथा थी, या फिर हम एक तरह से कहें मजदूर, उनको एक तरह से गुलाम ट्रीट किया जाता था, उस प्रथा का वहाँ पे क्या हो गया, अंत हो गया। और सारे लोगों को उनको कहाँ किया, उन्होंने आर्मी में भर्ती करवाया। तो इसलिए अब्राहम लिंकन को वन ऑफ द ग्रेट प्रेसिडेंट माना जाता है। ही वॉज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जब 4 मार्च 1861 को वो बने थे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि फिर धीरे धीरे 1865 में उनकी जो डेथ, उनको मार दिया गया जॉन बील्स बूथ के द्वारा, जो कि सॉदर्न अमेरिका के थे। वैसे तो सॉदर्न अमेरिका के थे वो, उसी तबके से बिलोंग करते थे जो तबका नॉर्दर्न अमेरिका का बिल्कुल ऑब्जेक्शन करते थे, उनके साथ एक तरह से तनावपूर्ण ढंग से रहते थे। तो उस तबके ने 1865 ईस्वी में अब्राहम लिंकन की क्या कर दी, हत्या कर दी। लेकिन एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है इनका स्लेवरी, अमेरिका से जो गुलाम दास प्रथा है, जो गुलाम लोग हैं, उनको एक तरह से फ्रीडम देने का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा निभाया हमारे अब्राहम लिंकन जी ने। तो डी इज़ द राइट आंसर। गेटिसबर्ग में इन्होंने ये फेमस स्पीच दी थी, काफ़ी फेमस स्पीच दी है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंसिडर एज पार्ट ऑफ बाल्टिक स्टेट्स। देखिए बाल्टिक स्टेट्स कौन सी स्टेट्स है, जो आपकी कहाँ पे, ईस्ट कोस्ट बाल्टिक सी, ईस्ट कोस्ट के बाल्टिक सी में जो स्टेट्स आपकी प्रेजेंट है, उनको क्या कहा जाता है, बाल्टिक स्टेट्स। और बाल्टिक स्टेट्स कौन कौन सी है, लिटाविया भी है, लुथानिया भी है, इस्टोनिया भी है। लेकिन जो बेलारस है ये ईस्टर्न यूरोप में पड़ता है टुवर्ड्स रशिया। तो राइट आंसर इज बेलारस, विच इज़ नॉट, इन्होंने पूछा कि विच वन इज नॉट कंसिडर एज पार्ट ऑफ बाल्टिक स्टेट। तो ए इज़ द राइट आंसर, बेलारस। बाकी सारी बाल्टिक स्टेट्स के इर्द गिर्द आपकी पड़ती है। Next question is where is the headquarter secretariat of human commonwealth, sorry headquarter of commonwealth। तो headquarter of commonwealth कहाँ पे है, देखिए options are ग्लासगो, लीड्स, मैनचेस्टर, लंदन। द राइट आंसर इज लंदन। जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स हम सभी जानते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स सबसे पहले अंग्रेज़ों ने स्टार्ट की थी। सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम 1930 में शुरू हुई, और कॉमनवेल्थ गेम्स में वही नेशन पार्टिसिपेट करते थे। 1931 से लेकर 49 तक वही नेशन पार्टिसिपेट करते थे। 54 नेशंस थे, वही नेशन जहाँ पे अंग्रेज़ों ने अधिकार किया, या एक तरह से जो आपकी ऑल फॉर्मर टेरिटोरीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जहाँ पे डोमिनेंट ब्रिटिश कंट्रीज जितनी भी थी, इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करता है क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज़ों का पहले अधिकार था। तो 54 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती है कॉमनवेल्थ की।
तो धीरे धीरे जो मॉडर्न कॉमनवेल्थ गेम्स आती गई, उसमें से अब कोई भी नेशन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन उस टाइम सिर्फ जो अंग्रेज़ों के जो उनके अंडर जो कंट्रीज़ थी वही पार्टिसिपेट करती थी। और एक बड़ी बात है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 और 4-4 साल के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स खेली जाती है। और जैसे वर्ल्ड वार 2 हुआ था 1945 के आसपास, इसके पास नहीं खेली गई थी, बाकी कॉमनवेल्थ गेम्स हर बार खेली जाती है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स का पुराना नाम था हमारा, इनको पहले क्या कहते थे, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स भी कहते थे, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहते थे। उसके बाद इसका नाम चेंज हुआ 1954 में ब्रिटिश एम्पायर कॉमनवेल्थ गेम्स, फिर 1970 में ब्रिटिश कॉमन गेम्स, है ना। आजकल इनको सिंपल कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता है। हम जैसे सभी जानते हैं कि 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुई थी, गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, जिसमें इंडिया को कितने मेडल मिले थे। इंडिया को 66 मेडल मिले थे, जिसमें 26 गोल्ड और 20 आई थिंक सिल्वर और क्या मिला था उनको, ब्रॉन्ज, 20 उसमें ब्रॉन्ज मिले थे। तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। और 2022 में ऑलरेडी इसकी डेट्स अनाउंस कर दी गई है कि ये कहाँ पे होगा, आपकी डेट्स और प्लेस बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स आपके। और जो इम्पोर्टेंट इज़ अनदर थिंग, कॉमनवेल्थ गेम्स का जो फेडरेशन है उसका हेडक्वार्टर लंदन में, और उस फेडरेशन की जो स्थापना हुई थी 1932 में हुई थी। फर्स्ट गेम 1930 में शुरू और फेडरेशन की स्थापना 1932 ईस्वी में, हेडक्वार्टर लंदन। और जो इसके जो प्रेसिडेंट है आजकल वो है डेम DAME, डैम लुइस LOUIS, डैम लुइस मार्टिन, MARTIN, मार्टिन। डैम इज जस्ट ए honorific title refer to or address to any woman or any feminine gender, we can say that। बाकी नाम तो इनका लुइस मार्टिन है, डैम। इन सम कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनमें डैम जैसे इंडिया में मैडम बोला जाता है, जैसे सर, जैसे मेल को सर बोला जाता है तो फीमेल को मैडम बोला जाता है। तो सम कंट्रीज़ में जैसे आपकी इंग्लैंड है ना, इन कंट्रीज़ में, न्यूजीलैंड है, इनमें डैम बोला जाता है। तो इनके प्रेसिडेंट कौन से, लुइस मार्टिन है। तो गाइज, तो हेडक्वार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे, लंदन में है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी सीट्स डिड द BJP विन इन राजस्थान ड्यूरिंग 2018 असेंबली इलेक्शन। तो 2018 असेंबली इलेक्शन हुआ था, उसमें बीजेपी को कितनी सीट्स मिली थी। वी नो दैट राजस्थान विधानसभा असेंबली में टोटल सीट्स कितनी है, 200 है। तो बीजेपी को 2018 में मिली थी आपकी। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम 2020-19 में जी रहे हैं और क्वेश्चन 2018-2017 ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है ये ना। कन्फ्यूजन नहीं कह सकते हम एक तरह से, मतलब जिस क्वेश्चन की उम्मीद नहीं होती उस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। ओल्ड हिस्ट्री, पुरानी हिस्ट्री कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो कांग्रेस को मिली थी इसमें 100 के आसपास सीटें, बीजेपी को मिली थी इसमें 71 to 73 सीट्स मिली थी, बाकी रेस्ट ऑफ अदर पार्टीज। राजस्थान असेंबली की बात हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डे इज एब्जॉर्ब्ड इन इंडिया एज नेचुरोपैथी डे। नेचुरोपैथी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। पहले समझते हैं नेचुरोपैथी क्या होता है। यू नो व्हाट इज नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी इज टू प्रमोट पॉजिटिव मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ थ्रू ड्रगलेस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मतलब आपको बिल्कुल ड्रग्स नहीं लेना, प्राकृतिक, एक तरह से हम हिंदी में गए प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। आपको अपनी बॉडी की फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ कैसे मेंटेन करनी है, न्यूट्रिशन से आपको किससे मेंटेन करनी है, हर्बल, आयुर्वेदा से, होम्योपैथी से, हाइड्रोथेरेपी से, ऑल काइंड ऑफ मोडालिटीज जितनी भी, ठीक है, इससे आपको करनी है। तो नेचुरोपैथी डे सेलिब्रेट किया जाता है 18 नवंबर को। ओके गाइज, नेचुरोपैथी डे, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैज़ मैरी कॉम वॉन इन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप सो फार। देखिए, मैरी कॉम की बात करते हैं हम। मैरी कॉम कहाँ से बिलोंग करती है, मणिपुर से बिलोंग करती है। और आजकल प्रेजेंटली हम कहें तो राज्यसभा की MP भी है, राज्यसभा की MP भी है। 2016 में इनको नॉमिनेट किया गया है, इनकम्बेंट MP है। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप बॉक्सिंग में इनको आज तक की सबसे फर्स्ट वुमेन इन द हिस्ट्री, 4, 5, 6, द राइट आंसर इज 6, इनको 6 जो क्या मिले हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप सोवा ना मेडल मिले हो, 6 गोल्ड मेडल। तो ये आपके 48 से 55 kg बॉक्सिंग उसमें पार्टिसिपेट करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैरी कॉम बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनकी। और 2020 में इनको क्या मिला था, हम सभी जानते हैं, पद्म विभूषण मिला था। 2013 में इनको पद्म भूषण मिला था और 2006 में इनको क्या मिला था, पद्मश्री। तो द राइट आंसर इज डी, दिस इज अनदर नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज अबाउट मैरी कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हुज आइडियाज आर कंटेन्ड इन द बुक टाइटल्ड लोकतंत्र के स्वर। लोकतंत्र के स्वर
आइडियाज कंटेन इन द बुक, ये किसने लिखी थी ये बुक आपकी? ऑप्शंस आर योगेंद्र यादव, रामनाथ कोविंद, यशवंत सिन्हा एंड वेंकैया नायडू। द राइट आंसर इज रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जी ने ये बुक लिखी हुई है लोकतंत्र के स्वर। इसमें उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन के बारे में, गुड गवर्नेंस के बारे में, नेशनल लाइफ, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, है ना, इस तरह की सारी महात्मा गांधी के बारे में उन्होंने इस बुक में लिखा हुआ है। तो ये बुक आपकी लिखी हुई है रामनाथ कोविंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड water is question belongs to current affair. Water from which stream gushed into the rat hole, नहीं है वैसे, rat hole होता है ये, RAT, rat hole coal mine in East Jhantia is a hilly districts in the state of Meghalaya, Meghalaya sorry, where 15 miners were trapped in December 2018. तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हुआ था देखिए, उससे पहले समझते हैं रैट होल क्या होता है। रैट होल, कोल माइनिंग तो सबको पता है, जैसे आपकी झारखंड में होती है, छत्तीसगढ़ में होती है, कोयला निकालने के लिए कोल माइनिंग होती है, बड़ी बड़ी खदानें होती है। लेकिन रैट होल क्या होता है? देखिए, जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जैसे मेघालय है, यहाँ पे रैट होल कोल माइनिंग होती है। रैट मतलब चूहे की तरह, मतलब एक रैट होल, छोटा सा होल किया जाता है, इस तरह से उसको डिग किया जाता है, बहुत बड़े ऐसे टनल की तरह, फिर नीचे को ऐसे। तो उसमें ये क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को 8-9 साल के, 10 साल के, 11 साल के, उनको अंदर भेजते हैं और उनसे माइनिंग करवाते हैं, कोल माइनिंग करवाते हैं, मतलब एक तरह से चाइल्ड लेबर एज ए यूज़ करते हैं। वैसे तो ये NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा 2014 में बुरी तरह से बैन किया गया था, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो नॉट सेफ फॉर एनवायरनमेंट एज वेल एज फॉर सोसाइटी, है ना, ऐसे बच्चों को भेजना, ठीक है। तो ये बैन किया गया था, लेकिन फिर भी कई जगह फिर भी चोरी चुपके होते हैं ये काम। मेघालय गवर्नमेंट ने भी इसको बैन किया हुआ, लेकिन फिर भी हो जाता है मेघालय में। कहते हैं कि 90% कोल हम रैट माइनिंग से निकालते हैं। इस तरह से बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाएगा, आप समझिए 3-4 फीट का गड्ढा खोदा जाएगा, उससे फिर माइनिंग की जाएगी और वहाँ पे बच्चों को भेजा जाएगा। उसी तरह से इन्होंने क्या किया, 15 माइनर्स को वहाँ पे भेज दिया, 15 माइनर्स को भेज दिया और वो ट्रैप हो गए। किसके? जब आपका वाटर फ्रॉम विच स्ट्रीम, आपकी ऑप्शन गैमोल, सीसांग, लिटियन, मांडा। द राइट आंसर लिटियन। लिटियन जो रिवर थी, वहाँ पे क्या हुआ, भारी बारिश और फ्लड की वजह से पानी ओवरफ्लो हो गया और सारे के सारा वो कहाँ आ गया, वहाँ पे जहाँ रैट होल कोल माइनिंग जो बच्चे कर रहे थे, बच्चे क्या वो तो अंदर थे, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा फ्लो के कारण उसमें चले गए और बच्चे आप समझो कम से कम 370 फीट की डेप्थ में जो है जो बच्चे चले गए थे, ऊपर से सब कुछ पूरा रिवर पानी सब कुछ हो गया था। उसके बाद जो कुछ महीनों के बाद जो रिपोर्ट जो आपकी NDRF के डाइवर ने सौंपी थी, तो उन्होंने पाया कि हमें बहुत परेशानी आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की थी कि आपने प्रॉपरली उनको, जो बच्चों को, उनके डेड बॉडी को खोज कर आपने निकालना है। तो उन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी कि ओनली 2 बॉडीज़ दे फाउंड देयर, बाकी सारी बॉडीज़ जो है उनको नहीं मिली थी। तो बहुत बुरी ट्रेजेडी थी ये वैसे, जो मेघालय में हुई थी। तो बाकी इसमें ऑल माइनर्स वर फाउंड डेड। ओके गाइज, तो राइट आंसर इज योर सी, लिटियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what was the estimated per capita income in HP at current prices during 2016-17 fiscal in rupees? So guys, there are 2 type of per capita income. One is at current price, one is at, we know that, actual or fixed price. At current price during 2017 fiscal rate पूछा हुआ है। we know that what is per capita income? What is per capita income? We know that the per capita income is nothing but simply, कैसे कैलकुलेट होती है, जैसे आपका एरिया टोटल इनकम अपॉन एरिया टोटल पॉपुलेशन, इस तरह से होती है। एरियाज टोटल इनकम अपॉन एरिया टोटल पॉपुलेशन, और वी कैन से दैट इफ वांट टू कैलकुलेट द नेशनल टोटल इनकम अपॉन नेशनल टोटल पॉपुलेशन। तो जो आपकी 2016-2017 फिस्कल प्राइस में वो ये थी 1,03870, है ना, आपकी ये वाला फिगर। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स अप टू व्हाट जनरेशन कैपेसिटी हैव बीन रिजर्व्ड इन HP फॉर द इन्वेस्टर्स बिलोंगिंग टू द स्टेट? तो ऑप्शंस आर 2 मेगावाट, 4 मेगावाट, 5 मेगावाट एंड 8 मेगावाट। तो द राइट आंसर इज योर 2 मेगावाट। अप टू 2 मेगावाट
up to 2 megawatt power plant are reserved, all for investors who are belonging to the state. The options are A. Next is, how much money will the government of India contribute towards the construction of Renuka Dam? This is very important question. How much money will government of India GOI contribute towards construction of Renuka Dam? 75%, 80%, 85%, 90%. The right answer is 90%. देखिए पहले समझते हैं रेणुका जी डैम के बारे में। रेणुका जी डैम कहाँ बन रहा है? ये यमुना रिवर पे बन रहा है, और यमुना के साथ साथ टॉन्स और आपकी जो दूसरी रिवर कौन सी है आपकी गिरी, टॉन्स और गिरी, तीन जगह ये स्टोरेज प्रोजेक्ट है। दिस प्रोजेक्ट विल बी यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड स्टोरेज पर्पस, एंड इट विल प्रोवाइड वाटर फॉर अदर स्टेट्स लाइक यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। तो तीन जगह इसके स्टोरेज आपका डैम बनेंगे। तो इसमें सेंटर जो 90% आपका कंट्रीब्यूट करेगा, 10% कंट्रीब्यूट करेगा बाकी के 6 स्टेट जो इसमें क्या कर रहे हैं, जिनका इसमें शेयर रहेगा, जिनको इनसे वाटर मिलेगा। जैसे आपकी यूपी है ना, यूपी के बाद आपका हरियाणा है, HR हरियाणा है, हरियाणा के बाद आपकी दिल्ली है, दिल्ली के बाद आपका राजस्थान है, राजस्थान के बाद आपका यूके है, यूके के बाद आपका HP है। ये आपकी 6 स्टेट है जिनका इसमें कंट्रीब्यूशन है। और इसमें जो मेजर प्रोजेक्ट ये बन रहा है हमारा यमुना लैंड, कहाँ पे बन रहा है ये एक तो आपका HP में यमुना रिवर में, आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से आगे जैसे रेणुका में, और दूसरा अपना यूके में जो आपकी गिरी और टॉन्स रिवर्स की कुछ बाउंड्री टच होती है आपकी सिरमौर के साथ, इन दोनों की लैंड उसमें यूज़ की जाएगी। और इसकी कैपेसिटी, इसमें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 40 मेगावाट इसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी भी होगी। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट लिया जाएगा HPP, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, है ना। इसका मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है ये, और इसका एक काम तो होगा इरीगेशन, दूसरा काम हो गया आपका वाटर सप्लाई, तीसरा काम हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ओके गाइज, तो इसका जो टोटल कॉस्ट है 4596 करोड़ रुपए। ओके, जो हिमाचल प्रदेश का इसमें शेयर है 3.1.5% इस प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ HP इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कीम रिलेटिंग टू फॉर्मेशन प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, फॉर्मेशन प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इनका क्या काम है, नाम ही बता रहा है कि फॉर्मेशन प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें शिमला भी है आपका, कांगड़ा भी है आपका, बिलासपुर भी है। द राइट आंसर इज उन्ना इसमें इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ एज ऑफ नाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट comes from agriculture and allied sectors in HP? What is GDP? GDP is gross domestic product produced within that particular country, है ना। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स HP में कितना कंट्रीब्यूट करता है? 10%। माय डियर फ्रेंड्स, कितना परसेंट करता है? 10%। ये भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। वी नो दैट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP का फॉर्मूला रहता है हमारा जनरली, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं ना, इसमें जैसे कंजप्शन है ना, इंटरेस्ट है, प्लस G प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो 10% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच assistance is provided per farmer by the government and HP for construction of vermi pits to promote organic farming? देखिए, सबसे पहले समझते हैं बर्मी पीट्स क्या है। बर्मी पीट्स बोलते हैं इसको, समटाइम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बर्मी कंपोस्ट, है ना। एक तरह से जो केंचुए की खाद जो बनाई जाती है, इस तरह का आपका सीमेंटेड भी हो सकता है, आपका कंक्रीट से भी हो सकता है, इस तरह का ऐसे ही बनाया जाता है बॉक्स टाइप में, है ना, ऐसे बनाया जाता है बर्मी पीट्स। तो इसमें क्या क्या डालते हैं हम, आपका जितना भी आपका ऑर्गेनिक बेस्ड है, शुगर केन का बेस्ड है ना, किसी कोकोनट बेस्ड है, कुछ भी है, रॉ मटेरियल आपका कुछ भी है, आप उसमें चारा चूरा जो भी कुछ भी डाल दो, ऊपर से आप इसमें अर्थ बॉम्ब्स, इट इज़ रिलेटेड टू अर्थ बॉम्ब्स डाल दो, तो आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग उससे बहुत ही ज़बरदस्त होती है ना। तो उसमें क्या रहता है आपके जो गवर्नमेंट उसमें क्या दे रही है आपको, असिस्टेंस दे रही है अप टू, ऑप्शंस आर 2000, 3000, 5000, द राइट आंसर इज 6000। तो 6000 तक पैसा दे रही है आपको। अगर आपने भी बर्मी पीट्स या बर्मी कंपोस्ट घर में आप बना सकते हो, तो आपको इस तरह की जो है चीज़ें जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट विच प्लेस इन उन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP स्टेट ऑफ आर्ट इंडस्ट्रियल एरिया इज बीइंग सेटअप?
स्टेट ऑफ आर्ट इंडस्ट्रियल एरिया, आर्ट इंडस्ट्रियल एरिया, आर्ट इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है? वी नो दैट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेपर, केमिकल, इंजीनियरिंग, स्टील, फर्नीचर, फार्मा, वुडन फर्नीचर, दिस ऑल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिशमेंट, है ना। तो ये कहाँ पे होगा आपका? अम्ब नारायण गगरेट पंडोगा, राइट आंसर इज पंडोगा। ये आपका क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से हिमाचल में हुआ है, उन्ना, पंडोगा में होगा, उन्ना में। और एक अनदर प्रोजेक्ट इसके लिए अनदर जगह इसके लिए प्रपोज हुई है, कंदरौरी, KANDRORI, कंदरौरी, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो दो जगह बताई मैंने आपको, पंडोगा और कंदरौरी। स्टेट ऑफ आर्ट इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ है? कंदरौरी और पंडोगा। द राइट आंसर इज योर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी ट्रिकी। आउट ऑफ 14 सिल्क yarn reeling units that have been set up in HP in private sector, how many are in Solan district? So my dear friend, very important, 3, 2, 1. The right answer is nil, 0. Solan district 0. तो ये है कहाँ पे? 14 सिल्क yarn reeling units आपके कहाँ पे है? देखिए, कांगड़ा, कांगड़ा में कितने आपके? कांगड़ा और बिलासपुर, कांगड़ा और बिलासपुर में कितने माय डियर फ्रेंड? कांगड़ा और बिलासपुर में 5 और 5 है, कितने हो गए? 10। तो रेस्ट 5 बजे वो कहाँ है हमारे? उन्ना, हमीरपुर, मंडी और सिरमौर। उन्ना, हमीरपुर, मंडी, सिरमौर में कितने कितने? एक एक, तो 14। तो यहाँ आपके 14 सिल्क यार्न रीलिंग यूनिट्स है, जहाँ पे सिल्क आपको पता है ये क्या होता है, उसकी यार्निंग होती है। तो कांगड़ा बिलासपुर में 5-5, उन्ना, हमीरपुर, मंडी और सिरमौर में एक एक। तो ऑप्शन क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी आर इन सोलन डिस्ट्रिक्ट। को वेरी ट्रिकी पूछा हुआ है। जिस जगह में एक भी नहीं है उसके बारे में पूछा हुआ है, मतलब कैंडिडेट को कन्फ्यूजन करना है, दे वांट टू कन्फ्यूज द कैंडिडेट। तो द राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द जनरेशन कैपेसिटी ऑफ न्यू नोगली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। नोगली खड्ड आपने सुना होगा। नोगली खड्ड इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर नियर रामपुर से थोड़ा आगे नोगली जगह करके नोगली खड्ड। तो नोगली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये कितने मेगावाट का है ये पूछ रहा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये, इसमें कोई डैम डूम नहीं है। ए 9 मेगावाट, बी 12 मेगावाट, 15 मेगावाट, 18 मेगावाट। द राइट आंसर इज, देखिए वैसे तो ये 8.4 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, लेकिन अब ओबीएस है 8.4 के नियर बाय वैल्यू 9 ही है, तो राइट आंसर इज योर 9 मेगावाट। Okay guys, and the last question is how many bona fide Himachali students are given Rashtriya Indian Military College scholarship of classes 8th to 12th? So guys, 8th से 12th classes के बच्चों को जो scholarship दी जाती है ना, those who are pursuing in Rashtriya Indian Military College. Where is Rashtriya Indian Military College? The nearby we have at Dehradun, है ना। Those who are pursuing in Rashtriya Indian Military College scholarship, for all those students HP government gives scholarship. The scholarship amount is 20,000 per annum. 20,000 तक की स्कॉलरशिप उनको पर एनम हर साल दी जाती है ना। अगर वो टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो जो भी इनका स्कॉलरशिप का टेस्ट रहता है HP गवर्नमेंट का, तो देखिए क्या रहता है, जो वेरियस स्टेट्स स्कॉलरशिप देती है, to all those students those who are pursuing in RIMC, जैसे वेरियस स्टेट्स में ये अमाउंट वेरी करता है। जैसे आपकी कुछ स्टेट्स में 12,000 से लेकर 60,000 तक ये अमाउंट वेरी करता है। तो लेकिन HP में जो है, HP के बोनाफाइड बच्चे जितने भी है, जो दोज हु आर परसुइंग एजुकेशन इन राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स देम असिस्टेंस ऑफ 20,000 per annum. Okay guys, so the number of students is, options are 5, 10, 15, 10, 20. The right answer is 10 students. Okay guys, and the important thing is that 2 student per class is chosen. एक क्लास से 2 स्टूडेंट्स लिए जाते हैं, मतलब 8th 9th 10th 12th 5 into 2 is equal to 10. 10 स्टूडेंट्स आर चूजन फॉर दिस स्कॉलरशिप। HP गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है स्टेट गवर्नमेंट की 20,000 आपका स्कॉलरशिप एवरी ईयर। तो बट इट डिपेंड्स ऑन कि योर स्टूडेंट शुड बी परसुइंग इन राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में वो पढ़ रहा होना चाहिए। और इस तरह से हर एक गवर्नमेंट आपकी जो है इस तरह की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाती है, सो दैट दे कैन प्रमोट और इंक्रीज द मिलिट्री एजुकेशन इन द स्टेट एज वेल एज इन द नेशन। तो राइट आंसर इज योर बी। सो गाइज, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर. Thank you guys.